ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो वी हैड स्टार्टेड विथ रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन स्टार्ट करके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी देखी। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने रोलिंग मोशन का कंसेप्ट समझा। हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। ठीक है, रोलिंग मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, उसका डेरिवेशन निकाला। तो हम लोग बोलते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, या kinetic energy of a rolling body is given by kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम पे आते हैं क्वेश्चंस। ओके, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अगर मैं बोलूँगा, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यानी जब बॉडी रोल हो रही है तो साइमल्टेनियसली आगे भी मूव हो रही है और वो अपने एक्सिस के अबाउट, ओके, रोटेट भी हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यस। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ऐसा इमेजिन करो कि ये एक व्हील है, ठीक है, और ये व्हील रोटेट हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे उसका एक्सेल है। ओके, सो एक्सेल इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ये क्लियर है आप लोगों को? अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, ओके, कि यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ, तो मैं बोलूँगा उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड रहेगी, दैट विल बी वॉट, वी। यस। और हम लोग बोलते हैं वी इज इक्वल टू वॉट, आर इन टू ओमेगा। और हम लोग बोलते हैं, जो अगर मैं सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास को, ओके, ऑब्जर्व करूँ, तो मैं बोलूँगा कि आफ्टर सम टाइम ये व्हील यहाँ पे पहुंच जाएगा, लाइक दिस। ओके, यस। और हम लोग बोलेंगे कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे दैट डिस्टेंस अपॉन द टाइम, दैट विल बी व्हाट, वी। तो हम लोग जब इसको ध्यान से स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है, ओके, ये सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर स्पीड है, और यहाँ पे जो पॉइंट है, पार्टिकल है, ओके, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, उसका जो लीनियर स्पीड है, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखा। ओके, यस। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एक जब रेवोल्यूशन होता है व्हील का, या एक रोटेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो पॉइंट है, यहाँ से आके वापस यहाँ पे आ जाएगा। यस। तो इतने इसमें व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर। ओके, अपॉन वी आर गोइंग टू से टी। तो हम लोग बोलेंगे व्हील का जो लीनियर स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। और व्हील का लीनियर स्पीड है ना क्या, तो ट्रांसलेशन का स्पीड। तो वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब ये व्हील एक चक्कर रोटेट कर रहा है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट जो है, इसका पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। और ये कितना डिस्टेंस व्हील आगे जाता है, तो ये जो पूरा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, circumference, which is equal to 2 pi r। Okay, so distance between the initial position of the center and the final position of the center is the distance traveled by the wheel, which is equal to what, 2 pi r। Okay, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 pi upon capital T। Okay, now capital T is what, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है कि जो लीनियर स्पीड है ट्रांसलेशन का, ओके, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, विच इज इक्वल टू वॉट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये पॉइंट जो है, ओके, तो उसका टेंजेंशियल स्पीड मैं वी टी बोल देता हूँ। ओके, तो आई विल से द स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन of the wheel, okay, is equal to the tangential velocity, या the magnitude of tangential velocity of the point which lies on the circumference of the wheel। okay? ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर पेरीफेरी ऑफ द व्हील पे जो भी पॉइंट रहता है, उसका जो टेंजेंशियल स्पीड है सर्कुलर मोशन का, और व्हील का जो ट्रांसलेशन का स्पीड है, वो क्या है, सेम है। ये आप लोगों को क्लियर है? तो ये इसके ऊपर भी, ओके, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर जो व्हील आगे जा रहा है, तो उसका लीनियर स्पीड, और ये जो पॉइंट है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उसका टेंजेंशियल स्पीड सेम है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ, इट इज 100% वॉट। ये क्लियर है आप लोगों को? हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग में, ये हम लोग बोलते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। आई को क्या डाल देंगे हम लोग, ओके, एम के स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर को क्या डालेंगे, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कल भी बताया था। तो वॉट वी गेट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग is equal to half mv square, okay, bracket 1 plus k square upon r square। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे दिस वाज व्हाट,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। यस, तो मुझे बस ये कंसेप्ट डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग वापस रिवाइज करके लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग के बाद वी सॉ द डेरिवेशन ऑफ व्हाट, तो एंगुलर मोमेंटम, ओके। उसके बाद फिर टॉर्क देखा, एंड रोलिंग मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या होता है वो देखा, ओके। तो ये जितना भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिविजन किया है। अब रोटेशनल मोशन में कौन सा टॉपिक बाकी है, तो हम लोग बोलते हैं पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यस, तो ये स्क्रीन को क्या करता हूं मैं, इरेज कर देता हूं। तो बेसिकली विल स्टार्ट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, ओके। तो इसका स्टेटमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क is acting on rotating body, then the angular momentum of the body is conserved, यस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, okay? यानी हम लोग बोल रहे हैं अगर कोई बॉडी, अब वो स्टेशनरी है या फिर वो एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो बॉडी है, यस, अबाउट दैट गिवन एक्सिस उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ओके, रोटेशन का, वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे, वेक्टर एल इज इक्वल टू व्हाट, इट इज आई इंटू ओमेगा, और एक और फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय व्हाट, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वेक्टर साइन अच्छा कर देता हूँ, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज गिवन बाय, ओके, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम वेक्टर डी एल बाई डी टी विच इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस dp, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर dp बाई डी टी, ओके, वेक्टर dp बाई डी टी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्रॉपरली अगर इसको बोलना है तो वेक्टर आर क्रॉस d बाई डी टी ऑफ वेक्टर p, ठीक है, प्लस दिस विल बिकम d बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर p। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था, ओके, कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव ले रहे हो, तो डेरिवेटिव लेते वक्त जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ओके, मेक श्योर कि जो ऑर्डर है उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पहले आर है यहाँ पे और उसके बाद पी है, यहाँ पे भी सेम फॉलो करना है आपने, और जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हो वो टाइम पे भी, ओके, डी आर बाई डी टी पहले आएगा क्रॉस पी। आई होप ये आपको क्लियर है। तो वेक्टर आर वैसे ही रहेगा डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर पी, ओके, ये बन जाता है आपका वेक्टर एफ, ओके, दिस इज बाय न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर क्रॉस एफ प्लस, अब जो डी आर बाई डी टी है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं आर यानी क्या है, या वेक्टर आर यानी क्या है, मोमेंट आर्म है, या आप इसको आप रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, या इसको पोजिशन वेक्टर भी बोल सकते हो। तो जब आप पोजिशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलता है, ओके, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन द पोजिशन वेक्टर चेंजेस, तो हम लोगों को वेलोसिटी वेक्टर मिलता है, तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर पी, ओके। आर क्रॉस एफ को, वेक्टर आर क्रॉस एफ विल गिव मी व्हाट, वेक्टर टाउ विच इज द टॉर्क, एंड
इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, v क्रॉस m इंटू वेक्टर v। सही है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो क्या है, इट इज मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये मास हम लोग क्या करेंगे, अभी साइड में ले लेंगे। आपके पास रहेगा टाउ प्लस, ओके पहले मैं स्मॉल m लिख लेता हूँ विच इज स्केलर, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। और हम लोगों को पता है अगर कोई भी वेक्टर का उसके खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ओके तो हम लोग बोलते हैं दोनों के बीच में एंगल जीरो रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बी अ नल वेक्टर, और यू कैन से ये पूरी जो टर्म है इट विल बिकम जीरो। तो आपको फाइनली क्या मिला है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वॉट, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर एल। ओके यस, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एफ, ओके एल रिमेन्स कांस्टेंट या वेक्टर एल रिमेन्स कांस्टेंट, तो dl by dt क्या हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू जीरो। इफ दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ओके जो टाउ है, ओके वो क्या बन गया आपका, नल वेक्टर। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टाउ विल बिकम व्हाट, जीरो। ये आपको आ रहा है समझ में। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या प्रूव किया है, ओके इफ एंगुलर मोमेंटम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके तो उससे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वॉट, नल वेक्टर, या फिर टाउ या जो टॉर्क है एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वॉट, जीरो। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने ये स्टेटमेंट क्या किया है, प्रूव कर लिया। okay? इसको हम लोग उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। इसको क्या कर लेना है आप लोगों ने, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है यस, ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में आया है। ओके मैं वापस एक बार उसका स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। ओके इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सेस, ओके इट रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। तो इसमें हम लोगों को क्या पता चला है, ओके यहाँ पे आपको एक और चीज पता चली है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू व्हाट, डी एल बाय डी टी। तो इसमें बेसिक लॉजिक हम लोग रिवर्स भी लगा सकते हैं कि अगर टाउ जीरो है, ओके तो इसका मतलब आपको मिल जाता है डी एल बाई डी टी इज वॉट, जीरो। और डी एल बाई डी टी जीरो है, यानी अगर आप एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो जीरो आ रहा है, ओके तो इसका मतलब देर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और यू कैन से एंगुलर मोमेंटम इज वॉट, कॉन्स्टेंट। ठीक है यस। तो हम लोग एक और बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने जैसी है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स इज डिफाइंड एज वॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रोटेशनल मोशन में अगर हम लोग एनालॉजी लगाते हैं, ओके तो हमें यहाँ पे जो सिमिलर क्वांटिटी दिखती है, तो इधर फोर्स है तो इधर क्या है, टॉर्क है। इधर इट इज dp बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो वो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं पहला वाला एप्लीकेशन जो है वो बैलेड आंसर का दिया हुआ है। ओके तो बैलेड आंसर बेसिकली क्या करती है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब उसको स्पिन होना है और उसकी अपनी स्पीड बढ़ानी है स्पिन की, ओके या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो अपने टो पे रोटेट होती है, ओके अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग, ओके थ्रू हर बॉडी, ओके और वो एक्सिस जो रहता है वो वर्टिकल रहता है। ओके तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके कि यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ ओके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो वी से एंगुलर मोमेंटम एल इज नथिंग बट इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो बैलेड आंसर जब ओके अपने आर्म्स फोल्ड करती है वाइल रोटेटिंग, ओके तो वो क्या कर रही है, बॉडी का जो मास है वो एक्सिस के पास क्या कर रही है, लेके आ रही है। तो अगर बॉडी का जो मास है वो एक्सिस के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू डिक्रीज होता है, ओके तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो लड़की उसके ऊपर तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं आई इंटू ओमेगा इज वॉट, बेसिकली कॉन्स्टेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जब वो अपने हाथ फोल्ड करती है, ओके तो वो केस में ओके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द गिवन एक्सिस वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ओके व्हेन शी फोल्ड्स आवर हैंड, ओके तो वो टाइम पे जो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन है वो सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और उसको जब रोकना है खुद को, तो वो अपने जो आर्म्स है वो क्या करती है, स्प्रेड कर लेती है। ओके तो बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं वो जो एक्ट है ओके ऑफ रोटेशन, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिमिलर एक और एक्ट है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई डाइवर है,
तो जब वो डाइव करता है और वो हवा में ही समरसॉल्ट करता है, तो वो अपने जो लेग्स है वो चेस्ट के पास लेके आता है। ओके, वो अपने बॉडी को फोल्ड कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो एक्सिस है, ओके, यस, तो पूरी बॉडी का जो मास है वो एक्सिस के पास क्या हो जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, उसके वजह से जो उसका एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यस, और वो ज्यादा नंबर ऑफ समरसॉल्ट्स क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कि एक डिस्क है, और वो जो डिस्क है तो इनिशियली इट इज रोटेटिंग विद स्पीड, लेट अस से ओमेगा 1। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ डिस्क का, दैट इज I1 × ω1। अब ये जो डिस्क है इसके ऊपर एक मोल्टन वैक्स का ब्लॉक क्या हो जाता है, गिर जाता है। ओके, यानी कुछ अमाउंट ऑफ मोल्टन वैक्स क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि इसका जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो नई एंगुलर स्पीड है ऑफ द डिस्क एंड द ब्लॉक टुगेदर वो हो जाती है ω2। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं फिर, okay, कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो I1 × ω1 will be equal to, okay, this will become I1 is what, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि जो एक्सिस है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है या डिस्क का शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो I1 इज गोइंग टू रिमेन सेम, प्लस हम लोग बोलेंगे I W इन्हें क्या है, तो इट इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द वैक्स, ये ध्यान में रखना है। ओके, into the common angular velocity which is going to be what, ω2। ठीक है, तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को सीईटी में आ सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। मैं इसको इरेज करता हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद व्हाट, तो जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो जो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, ओके, तो वो हमको ये बोलता है, तो मैं उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूँ और फिर हम लोग उसका स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे दो एक्सिस है, एक जो एक्सिस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ से पास हो रही है। ठीक है, यस, इट इज पासिंग थ्रू अ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप। ओके, और एक दूसरा एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विल कॉल इट एज IC। तो बॉडी जब ये वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। लेकिन जब वो जो पहला वाला एक्सिस है उसके अबाउट जब वो मूव होगी तो उसको हम लोग फिलहाल सिर्फ कैपिटल I बोल देते हैं। ठीक है, यस, तो ये आपको आ रहा है समझ में, तो जब बॉडी अबाउट दिस एक्सिस रोटेट होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, कैपिटल I। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमें ये प्रूव करना है I इज नथिंग बट इक्वल टू IC प्लस कैपिटल M into h square, where capital M is what, mass of the body। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि एट पॉइंट P हम लोग एक छोटा मास एज्यूम करते हैं dm, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O इज r, फ्रॉम पॉइंट C विच इज सेंटर ऑफ मास इट इज RO। ओके, या फिर आप इसको R0 भी बोल सकते हैं। okay? ये क्लियर है, तो हम लोग बोलेंगे, पहले ही मैं डिफाइन कर देता हूँ। बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन से the moment of inertia of entire body about the first axis। okay, उसको हम लोग बोलेंगे I which is equal to integration of r square into dm। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass उसको हम लोग बोलेंगे IC which is integration of what, r0 square into dm। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल है, तो मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। कैन आई से आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम को, में जो आर है तो उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इट इज ओपी स्क्वायर डी एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैन आई से ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी एम, उसमें ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इंटू डी एम। पी एम स्क्वायर को तो वैसे ही रहने रहेगा, ओ एम स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, तो ओ एम जो है इट इज बेसिकली एच प्लस एक्स, ओ एम इज वॉट ओ सी प्लस सी एम, ये हो गया आपका एच प्लस एक्स द होल स्क्वायर
बाहर की तरफ dm। इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी pm स्क्वायर प्लस, ओके, h प्लस एक्स द होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिखता हूँ, h स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। अच्छा, इसमें अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो मैं बोलूँगा कि जो एच स्क्वायर है, ओके, एच क्या है, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस ट्वाइस एच एक्स जो है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक टर्म है, देखो, मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल पी एम सी, ओके, जो सी पी स्क्वायर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ओके। तो ये पी एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ओके, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, मैं बोलूँगा आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट एच स्क्वायर को वैसे ही रखा है मैंने, ट्वाइस एच एक्स को वैसा ही रखा है, और पी एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं बोल देता हूँ सी पी स्क्वायर। अब ये जो सी पी स्क्वायर है, तो बेसिकली इट इज वॉट, इट इज आर जीरो स्क्वायर इंटू डी एम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी एम, ओके, बट एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एच स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस ट्वाइस एच को बाहर ले लिया, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या हो जाता है, तो कैपिटल एम इंटू एच स्क्वायर, ओके, ये मास इंटू एच स्क्वायर हो गया, प्लस हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, तो हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस, ओके। अब यहाँ पे x इंटू डी एम, तो x इंटू डी एम क्या होने वाला है, इट इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर मैं उसका इंटीग्रेशन लेता हूं तो हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस, यानी m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 mnxn is equal to what, 0, which is nothing but equal to what, x into dm is equal to 0। हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। ये हम लोगों ने एक बार क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। यस, ये कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया हुआ, तो एकदम सिंपल है कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर एक्स इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, यस। तो ये हो जाएगा x बार इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2, ओके, यस। अब ये x बार किसका फॉर्मूला है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग जब मुझे कोई जो सिस्टम है तो उसके मुझे मासेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द एक्सिस, ओके, तो वो एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस कितना है, तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे अभी जो एक्सिस है हमारा वो किस में से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सो कैन आई से ये जो एक्स बार है इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। एक्स बार का वैल्यू 0 है तो हम लोग बोलेंगे ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0। इससे आपको क्या मिलेगा, m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू वॉट, 0। अगर मैं बोल रहा हूँ n पार्टिकल्स है तो उससे आपको मिलता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 mnxn इज इक्वल टू 0, और उसको ही हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम इज इक्वल टू वॉट, 0। ये क्लियर है आप लोगों को, तो इसलिए हम लोगों ने ये टर्म को क्या बोला है, 0 बोला है। इसका मैं फाइनल एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके, या सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ मासेस, ओके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज इक्वल टू वॉट, 0। ये क्लियर है, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, 0 बन गया, और आपके पास क्या रहा, इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम विच इज इक्वल टू वॉट, आई सी। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, ओके, उसका इक्वेशन तो देख लिया है। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम लोग बोलते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी
is equal to the algebraic sum of the moment of inertia of a body about a parallel axis, okay, passing through the center of mass, okay, and the product of the entire mass of the body into square of distance between the two parallel axes. ठीक है, यस, तो ये जो पैरेलल एक्सिस है आपकी, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, वो जो ओरिजिनल एक्सिस है उसको क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस, एनीवे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ओके, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप अभी ये जो डायग्राम है आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ओके, ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ये एक प्लेन लैमिनार बॉडी का बनाया। ओके, यस, प्लेन लैमिनार बॉडी यानी क्या, तो जिसका थिकनेस बहुत कम है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ शीट। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ओके, यस, तो इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट, ऑल द प्लेन लैमिनार बॉडीज। ओके, तो प्लेन लैमिनार बॉडीज में हम लोग डिस्क कंसिडर कर सकते हैं, रिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, यस, कोई स्क्वायर प्लेट कंसिडर कर सकते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पीयर कंसिडर नहीं कर सकते या फिर सिलेंडर कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज पर्टिकुलरली ओके फॉर प्लेन लैमिनार बॉडीज। ये क्लियर है? अच्छा, इसमें हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो बॉडी है उसके ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट एज्यूम किया जिसका मास है डीएम। ठीक है, इसमें से एक जो एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस। और उसके अबाउट जब बॉडी रोटेट होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज व्हाट, आई जेड। ओके, विल से आई जेड इज इक्वल टू व्हाट, तो डीएम का डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस क्या है उसको हम लोग आर बोल देते हैं, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो लेट अस से इसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया, ये पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने एम बोल दिया। तो ये प्लेनर बॉडी को अगर आप ऊपर से देखोगे, यानी परपेंडिकुलरली अगर आप इसको देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक जो ट्राइंगल दिखेगा, ट्राइंगल ओ एम पी, उसमें हम लोग बोले कि ये जो एंगल है वो आपको प्रॉपरली एग्जैक्टली 90 डिग्री दिखेगा, यानी ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा आई जेड इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, तो इसको ओपन किया तो आपको मिलेगा आई जेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब अगर मैं बोलूँगा कि सपोज ये जो बॉडी है, ओके, तो उसमें हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, एक है हमारा एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो एक्स और वाई एक्सिस है, ओके, ये दोनों एक्सिस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये आपको समझ में आ रहा है? ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं आई एक्स की बात करता हूँ, यानी अगर बॉडी सपोज इमेजिन करो ये प्लेनर बॉडी है, ओके, तो एक्स एक्सिस ऐसा है, ओके, तो जब ये बॉडी ऐसे रोटेट होगी, ये आपको आ रहा है समझ में? देखो जेड एक्सिस ऐसा है, तो उसमें बॉडी कैसे रोटेट हो रही है, लाइक दिस, एक्स एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन, तो वो टाइम पे बॉडी ऐसी रोटेट होगी। आई होप आपको ये क्लियर है। वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई एक्स, ओके, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या है, वाई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम इज नथिंग बट बाय द फॉर्मूला दिस विल बिकम व्हाट, आई एक्स, एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, अभी ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और पॉइंट पी का जो बीच में उनके डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम क्या रहेगा, उसको मैं बोल देता हूँ इट इज आई वाई। तो बेसिकली हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी आई जेड इज इक्वल टू वॉट, इट इज आई एक्स प्लस आई। ये हुआ आपका क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यस, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखना है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू प्लेन लैमिनार बॉडीज। ठीक है, इसका तो अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ओके, which is passing through the body and is perpendicular to the plane is equal to the algebraic sum of the moment of inertia of the body, okay, about two axes which are mutually perpendicular to each other, okay, which are lying in the plane of the body
and which are concurrent to the first perpendicular axis. ठीक है, यानी iz is equal to what, ix plus iy. ये आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, यस। तो इसको क्या करना है आप लोगों ने, ओके, एक बार वापस अच्छे से देख लेना है। इसमें कुछ डाउट रहा आपको तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछ लेना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो आई होप आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझा है। अब इसका जो एप्लीकेशन है तो हम लोग डिस्क पे लगा के देखते हैं। ठीक है, यस। मैं बोलूँगा एक डिस्क दी हुई है जिसके सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रही है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क व्हेन द डिस्क विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ओके, जो सेंटर सी से पास हो रही है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई सी। नाउ फॉर डिस्क हम लोग बोलते हैं जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इट इज आर अपॉन रूट टू। हम लोग बोलेंगे आई सी का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी एम इंटू के स्क्वायर, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू। यह सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, यस। तो ये आपको आईसी का वैल्यू मिल गया। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो आपको ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है अबाउट a tangential axis such that the tangential axis is perpendicular to the plane of the disk। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोलेंगे कि जो ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट आई सी इट इज परपेंडिकुलर, और ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो भी प्लेन ऑफ द डिस्क को कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी ये वाला एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है वो इस तरह से, और जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो भी परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, लेकिन वो एंड से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अगर आपको आई टी निकालना है तो हम लोग बोलेंगे आई टी किससे रहेगा, तो आई टी निकालने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो आई टी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई टी इज इक्वल टू आई सी। आई सी का वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। अभी सी और टी, तो हम लोग बोलेंगे सी और टी के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, रेडियस। तो ये हो गया एम इंटू आर स्क्वायर। ये पेरीफेरी का पॉइंट है और ये सेंटर का पॉइंट है डिस्क के। हम लोग बोलेंगे इसके बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा, इट विल बी कैपिटल आर। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा आगे, आई टी विल बी इक्वल टू 3 mr स्क्वायर बाय टू। आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और ये है, ओके, एक्सिस। नाउ दिस एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन एंड इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, द सेंटर। इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज अ डायमेट्रिकल एक्सिस। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और एक्सिस ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ये भी डायमेट्रिकली ही एक्सिस है, बट ऐसा है कि जो पहले वाली एक्सिस है आई डी, उसको क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो आई डी है, ओके, उसको ये वाला जो डायमेट्रिकल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ आई डी डैश। ओके, तो इसको हम लोग एज एक्स ट्रीट करते हैं, एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आप क्या यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ बाय, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, आई जेड की जगह पे मैं डाल दूंगा आई सी, दैट विल बी इक्वल टू, देखो ये वाले एक्सिस के अबाउट ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इट विल बी आई डी। और इन दिस केस जो हम लोग बोल रहे हैं आई डी डैश होगा, उसका भी वैल्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू आई डी। तो आप आई डी डैश डालो या सिर्फ आई डी डालो चलेगा। ओके, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको इक्वेशन आएगा ट्वाइस आई डी इज इक्वल टू आई सी, therefore id will be equal to what, ic upon 2, that is going to be mr square by 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैं इंटू 2 लिख देता हूँ, ये आपका बन जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एक एक एग्जांपल देख लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और एक्सिस ले सकते हैं, तो वो एक्सिस मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। सपोज द एक्सिस इज tangent to the disk, but
हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ऐसे केस में इसका वैल्यू क्या रहेगा? ओके, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है। ओके, लेट अस से ये वाला जो एक्सिस है तो मैं बोल देता हूँ टी डैश। ये दूसरा वाला टेंजेंट है, ये पहला वाला टेंजेंट था। ये ऐसा टेंजेंट है विच इज लाइंग इन द प्लेन एंड दिस टेंजेंट वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैं बोलूँगा अगर मुझे आई टी डैश लगाना है तो आई टी डैश निकालने के लिए मैं ऐसे बोलूँगा, आई टी डैश विल बी इक्वल टू, अब इसको जो पैरेलल एक्सिस है वो ये वाला है, ओके, जिसको आप एक्स बोलते हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैं बोलूँगा इट विल बी आई डी प्लस एम इंटू, ओके, एच स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है टी डैश और सी के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो क्या है? इट इज आर। ये आपका हो जाएगा, आई डी का वैल्यू कितना मिला है? एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 5 mr स्क्वायर बाय 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? तो अभी मोस्टली ऐसे ही एक केस है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग। ओके, तो रिंग के लिए भी हम लोग बोलते हैं ये तीनों चारों केसेस आते हैं। जैसे मैंने डिस्क के लिए सॉल्व किया, आप लोग रिंग के लिए सॉल्व करो। और भी कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस दिए टेक्स्ट बुक में, वो देख लेना है। ठीक है, यस। तो इसके साथ क्या करूँगा मैं, जितने भी कंसेप्ट है हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के, ओके, वो आज देख लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी केसेस है वो अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, यस। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, यस, विल स्टॉप दिस टॉपिक हियर। मैंने जितने भी कंसेप्ट्स है, ओके, यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लेके क्या किया, ये टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, और विल सी द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेशन। ठीक है, यस। तो मैं ये पार्ट को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विथ ऑसिलेशंस। अब मैं इसमें कुछ एकदम बेसिक बातें आपको बताऊंगा। जब हम लोग ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4, तो बेसिक ऑसिलेशन आपने मेजर कैसे करना है? ऑसिलेशन विल बी ऑलवेज मेजर्ड, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजिशन। ओके, हम लोग अभी जो ऑसिलेशन कंसिडर कर रहे हैं, ओके, यस, तो टॉपिक में आपको भी पता है कि वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्म विच इज कॉल्ड एज एस एच एम। एस एच एम यानी क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम और ऑसिलेशन, ओके, तो क्या ये सेम है या डिफरेंट है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बोलूंगा, अगर आप एसएचएम बोलो या ऑसिलेशन बोलो, ओके, तो ये हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल केस कंसिडर कर रहे हैं। एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, अबाउट अ मीन पोजिशन ऑसिलेट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट से उसकी मीन पोजिशन को क्या बोल दिया हम लोगों ने, एक्स इक्वल टू जीरो का जो एक्सट्रीम पोजिशन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए। अब ये कौन सा एक्सट्रीम? तो हम लोग अभी टुवर्ड्स राइट ट्रैवल किए, बराबर है, ओके। तो जब राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ये जो आपका ए है उसको हम लोग प्लस ए कंसिडर करेंगे। तो जीरो से ए, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। फिर ए से जीरो, ये हुआ आपका ऑसिलेशन का सेकंड पार्ट। फिर जीरो से माइनस ए, यानी हम कहाँ पे पहुंचे अभी, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे। ठीक है, यस, तो ये हुआ आपका क्या, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ ऑसिलेशन या एस एच एम। ठीक है, और माइनस ए से जीरो, तो ये हुआ फोर्थ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, ओके, ये कंप्लीट होता है और हम लोग बोलते हैं एक ऑसिलेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ मीन पोजिशन, ओके, इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था एसएचएम का, ओके, तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोलूँगा कि एकदम सिंपल लॉजिक है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, उसको मैंने एक स्प्रिंग लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि जो अप्लाइड फोर्स है आप राइट में अप्लाई कर रहे हो, इन अ राइट डायरेक्शन में, ओके। तो अगर अप्लाइड फोर्स आप राइट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में क्या होगा, जो स्प्रिंग रहेगी, ओके, तो खींची जाएगी और उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस, तो ये वाला जो केस है कि जब मैंने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगाया, ओके,
तो हम लोग वो सेंटर ऑफ मास से दिखा रहे हैं। तो जब आप अप्लाइड फोर्स ओके ये ब्लॉक को लगा रहे हो टूवर्ड्स राइट, तो ये जो स्प्रिंग है उसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे टेंशन। ओके, और इलास्टिसिटी टॉपिक में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं गिवन दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इट्स इलास्टिक लिमिट, ओके, इट विल जनरेट व्हाट, इट्स इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे लाइक दिस। मैं थोड़ा उसको थिक कर देता हूँ, यानी आपको समझ में आएगा। एंड दिस फोर्स विल बी व्हाट, एफ। तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं जब अप्लाइड फोर्स लगाया ओके तो ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक स्लाइड होके थोड़ा आगे आ गया। अब वो कितना स्लाइड हुआ है ओके वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा तो पैरेलल लाइंस ले लेता हूँ। हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, तो ब्लॉक पहले इधर था फिर उसको स्लाइड करके हम लोग यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये दो अलग अलग स्प्रिंग और ब्लॉक है, वो एक ही ब्लॉक है, एक ही स्प्रिंग है। तो उसका जो पोजीशन है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो मैंने नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि ये जो इंक्रीज इन लेंथ है या डिफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक्स बोलेंगे। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या है कि एफ ए इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, एक्स। ये ना, अगर आपको ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे एफ ए विल बी इक्वल टू वॉट, ए टाइम्स एक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक्ट हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो विल राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, माइनस एक्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू वॉट, माइनस के एक्स, ठीक है। यस, अब एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इसमें हम लोग के क्या बोलते हैं, के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, कभी कभी आपकी बुक में इसको स्प्रिंग इंडेक्स भी बोला जाता है। एक आध बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोलेंगे कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग इंडेक्स, और एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ओके, यस, सो एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स। अच्छा, अभी जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, तो हम लोग बोलेंगे बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ कैन आई से फोर्स को हम लोग ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं एम इंटू ए, विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस के एक्स। तो अभी ये इक्वेशन में ओके अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ तो एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी v इज नथिंग बट इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपका क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, यानी ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो हम लोग को पता है एक्सीलरेशन को ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ओके, एम इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस के एक्स। ओके, अच्छा, अब ये जो डेरिवेशन है उसमें बेसिक कंडीशन क्या है, तो ये जो ब्लॉक है, the block is kept on a surface, और ये surface का नेचर कैसा है, तो विल से इट इज फ्रिक्शनलेस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं ओके तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस रहने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये सर्फेस है और ये सर्फेस के ऊपर क्या है, हम लोग बोलेंगे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो ब्लॉक है तो ब्लॉक का वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हुआ एम जी। तो हम लोग बोलेंगे उसके अगेंस्ट ये जो रिजिड सर्फेस है ये फ्रिक्शनलेस भी है लेकिन रिजिड भी है, ऐसा हम लोगों का एजम्पशन है। तो वो रिजिड सब जो सर्फेस है वो उसको क्या देगा यहाँ पे, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, नॉर्मल रिएक्शन एन। और हम लोग बोलते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है ओके उसके अंदर एन और एम जी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ओके, इसलिए ये पूरे प्रोसेस में जो ब्लॉक है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा। ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। यस, तो ये जो फोर्सेस है वो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाते, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, एक बार वो डायग्राम चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो के अपॉन एम है it is equal to what, omega square. What exactly is omega, omega is nothing but angular frequency, okay.
तो हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस, तो ये ओमेगा जो है वो एक एनालॉगस टर्म है। एनालॉगस टर्म कैसे है, क्या है, तो वो हम लोग अगले जो कंसेप्ट जो रहेगा हमारा, ठीक है, कि जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक मोशन किस तरह से, ओके, उसमें मैं आपको ओमेगा जो है वो एग्जैक्टली क्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा का जो वैल्यू है, तो ये इक्वेशन से क्या मिलेगा, इट इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके, के बाय एम को मैं ओमेगा स्क्वायर डाल देता हूँ, नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन आइडियल एस एच एम। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अब जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके अंदर एक और केस है कि सपोज कि हम लोग मैं ये काम करता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक और डायग्राम आएगा यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि यही ब्लॉक को अगर मैंने पुश किया, ओके, तो जो ब्लॉक पहले इधर था हम लोग बोलेंगे इट गॉट डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स। ये समझ में आ रहा है आपको, और आप पुश कर रहे हो तो जो अप्लाइड फोर्स रहेगा, ओके, तो अप्लाइड फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये आपको आ रहा है समझ में, तो ये हुआ आपका अप्लाइड फोर्स। अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, विल से कॉम्प्रेशन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉम्प्रेशन। तो अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एफ जो रहेगा, इट विल बी टुवर्ड्स राइट। और ये जो पहला वाला केस है टेंशन का और जो दूसरा वाला केस है कॉम्प्रेशन का, दोनों में ये समझ में आ रहा है कि तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ओके, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वॉट, डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्प्रेशन के केस में भी ये जो हम लोगों ने डेरिवेशन यहाँ पे लिखा है, इट इज वॉट एप्लीकेबल, ठीक है, और यू कैन से इट इज वैलिड, ठीक है। अच्छा, एनीवे ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। और कौन सा एस एच एम, तो हम लोग बोलते हैं आइडियल एस एच एम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आइडियल एस एच एम है जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन का इफेक्ट या कोई डैम्पिंग का इफेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो एस एच एम का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे हम लोग, ओके, so SHM is that oscillation in which the force acting on the particle, which force, restoring force, is directly proportional to what, negative of the displacement. Okay, ये आप लोगों को क्लियर है। और हम लोग बोलते हैं SHM can be also defined as that oscillation in which the acceleration of the body in SHM is proportional to what, minus x। ठीक है, अब एक और बात आप लोगों को समझना है कि जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, द मीन पोजीशन। जैसे जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया, टेंशन क्रिएट हुआ, तो मैंने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया। कॉम्प्रेशन में भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम द मीन पोजीशन मेजर करेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे एक्स इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, तो एक्स इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, अब एक्स इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो हम लोग बोलेंगे जो रिस्टोरिंग फोर्स है इन एस एच एम इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। यस, तो ये हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन जो था ऑसिलेशन का वो आज देख लिया है, ठीक है। अब जो बाकी का टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग, ओके, ये जो टॉपिक्स है, ओके, इसको थोड़ा वापस अच्छे से पढ़िए। आपके पास चांस है कि सीईटी एग्जाम में हम लोगों ने क्या करना है, सबने अच्छा फेयर करना है, हम लोगों ने सबने अच्छा स्कोर करना है, ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। यस, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट, ओके, शुड गेट एटलीस्ट 150 प्लस। ओके, इतना आपके दिमाग में तो रहना ही चाहिए, और मिनिमम उतना आना चाहिए। मैक्सिमम आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आप लोगों को आउट ऑफ मिले, ठीक है। यस, तो एनीवे मैं वापस आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज़, ओके, अभी भी आपके पास टाइम है, मेहनत कीजिए। ओके, हम लोग आप लोगों के लिए रिविजन लेक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। यस, कुछ डाउट आया तो आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ठीक है। थैंक यू।